Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. In this video, I am talking about Einstein theory for lattice heat capacity of solid. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइंस्टीन थ्योरी फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की लैटिस हीट कैपेसिटी के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बीएससी थर्ड ईयर और फिजिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए सबसे पहली बात, मतलब आइंस्टीन थ्योरी फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की लैटिस हीट कैपेसिटी के बारे में इसमें बताया गया है। तो सन 1907 में आइंस्टीन ने एक लैटिस हीट यानी कि सॉलिड की लैटिस हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम थ्योरी डिड्यूस करी थी, ठीक है ना। इस थ्योरी को लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। मतलब देखिए दोबारा समझिए, 1907 में आइंस्टीन ने सॉलिड की लैटिस हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। उस थ्योरी को आइंस्टीन थ्योरी फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लेते हैं, E इक्वल टू 3n ग्रेटर देन लेस देन n इंटू एच न्यू। दोस्तों इसमें जो E है ना, E जो होता है दोस्तों, E इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ, देखिए n और n h न्यू। ये जो होता है दोस्तों, ये होता है फोनोन, ये फोनोन होता है और ये फोनोन की एनर्जी होती है। फोनोन की एनर्जी दोस्तों ये जो होती है, ये मोल की एनर्जी होती है, मोल की एनर्जी। और एन जो होता है, एन होता है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब मोल के अंदर कितने एटम है, मोल के अंदर, ठीक है, यानी कि मोल्स के अंदर परमाणु यानी कि एटम्स की संख्या। तो दोस्तों E जो होती है वो मोल की एनर्जी होती है, और N जो होता है वो मोल के अंदर एटम की संख्या होती है, और N जो होता है वो फोनोन होता है, और H म्यू जो होता है वो फोनोन की एनर्जी होती है। ठीक, तो इससे पहले कुछ थ्योरी है दोस्तों, हेडिंग्स नोट करने के बाद कुछ थ्योरी है वो आपको पहले रजिस्टर से नोट करा देते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले कुछ थ्योरी है इसकी। देखिए इसमें लिखा है, आइंस्टीन ने सन 1907 में सॉलिड की लैटिस हीट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया। उसके अकॉर्डिंग लैटिस ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है ना, तथा एनर्जी के क्वांटम वॉस आइंस्टीन संख्यांकी का पालन करते हैं। एक फोनोन की एनर्जी एच म्यू अपॉन 2 पाई या एच न्यू होती है। यहाँ ओमेगा कंपन की कोणीय आवृत्ति है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो उसके आगे देखिए कुछ थ्योरी लिखी है आगे। आइंस्टीन ने माना कि किसी सॉलिड लैटिस के सभी एटम तीनों स्वतंत्र कोटियों में से प्रत्येक में एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से समान आवृत्ति के कंपन करते हैं। अतः लैटिस कंपन की एनर्जी केवल कंपन की आवृत्ति ओमेगा तथा फोनोन यानी कि ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन एन पर है, निर्भर करती है। चूंकि सॉलिड के एक मोल में एन परमाणु होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको, जिनसे 3n कंपन फोनोन संबंध होते हैं, जिनकी एनर्जी एच न्यू अपॉन 2 पाई वो एच ओमेगा अपॉन 2 पाई या एच न्यू होती है। अतः ठोस के प्रत्येक मोल एनर्जी E इक्वल टू 3n एन एच न्यू। दोस्तों इसके आगे की कैलकुलेशन बोर्ड पर कराते हैं आपको।
देखिए इसमें क्या है ना, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं आगे। देखिए अब इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब देखिए n जो है ना वो क्या है, फोनोन, ठीक है। तो बॉस आइंस्टीन के अकॉर्डिंग 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 टू बॉस आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो h की वैल्यू होती है वो होती है 1/e⁻⁻ h न्यू अपॉन के टी माइनस 1। और अब ये वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ये समीकरण आपकी 2 आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे हम, n की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो e इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3n, और n की वैल्यू हो जाएगी 1/e⁻h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू h न्यू। ये इस n की जगह क्या हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, ये वाली। अब इसको समीकरण मान लेते हैं 3, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, लैटिस हीट कैपेसिटी, लैटिस हीट कैपेसिटी को शो करते हैं दोस्तों सी बी से। अब देखिए लैटिस हीट कैपेसिटी को सी बी से, यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो बनेगा आपका सी बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी, टेम्परेचर और एनर्जी में चेंज। अब देखिए ई की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से, 3n इंटू 1/h म्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू एच न्यू, इक्वेशन 3 बन गई थी। अब यहाँ से ई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी। अब ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3n इंटू 1/e⁻h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू एच न्यू। अब देखिए आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका डी, इसको आगे ले लेते हैं 3n को और h न्यू को, ठीक है ना। तो 3n इंटू एच न्यू, इसका क्या है डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/h न्यू मतलब e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 है ना, तो ये -1 जो है ना e के साथ है, ठीक है। तो इसको क्या है जब डिफरेंशिएट इसका करेंगे तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, मतलब -1 आगे आ जाएगा तो -2 हो जाएगी, और -2 क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -1 तो ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा इसका e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका पूरे का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x क्या होता है, तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन के टी। उसके बाद इसकी पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी जब पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू h न्यू है ना, h न्यू अपॉन के वो तो कांस्टेंट ऐसी रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो t है ना, जब 1/t का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/t², ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये चीज़ ना आगे ले लेंगे, ठीक है, h न्यू भी आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3n, और h न्यू एक ही है और एक ही है, तो ये क्या हो जाएंगे डबल h न्यू अपॉन में क्या है k, t² है ना, हाँ तो t² ले लेंगे। देखिए ये -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/, या फिर e की पावर, ये वाला नोट कर लेंगे, h न्यू अपॉन के टी अपॉन में e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3n इसके साथ k से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे डिवाइड, तो ये हो जाएगा, ये तो पहले से ही स्क्वायर था इसका, अब ये हो जाएगा h न्यू अपॉन में के टी का इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए भाई इस पूरे का होल स्क्वायर कैसे कर दिया, यहाँ जो k है ना ये सिंगल k है, तो मतलब एक k से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक यहाँ और एक नीचे, तो ये इसके साथ जुड़ गया और ऊपर वाला इसके साथ जुड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेंगे e की पावर h न्यू अपॉन के टी अपॉन में e की पावर
एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है इसके आगे, ये तो आपकी सी पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें कि जो एन के है ना इज इक्वल टू आर पुट कर लेते हैं और एच न्यू अपॉन के इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है आपकी सी बी इज इक्वल टू 3r, एन की जगह आर पुट करा तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 3r, और ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन टी का होल स्क्वायर, थीटा अपॉन टी का होल स्क्वायर इनटू, देखिए एच न्यू अपॉन की जगह थीटा पुट करा तो ई की पावर जो हो जाएगी वो थीटा अपॉन टी हो जाएगी। उसके बाद ई की पावर यहाँ पे भी थीटा अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, मतलब कुछ थ्योरी लिखी जाती है इसमें बीच में, इसमें ये लिखा जाता है कि मतलब ये समीकरण 5 हो रही होगी ना, ये 3 और ये समीकरण इसको 4 मान लीजिए, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब देखिए इसमें ये लिखना है कि जो न्यू है ना वो समीकरण 5 को ठीक प्रकार संतुष्ट करता है, तो इस वजह से जो है ना इसकी वैल्यू वी ई के द्वारा, मतलब न्यू ई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती कहलाती है, कौन सी, आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, थीटा को थीटा ई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है आइंस्टीन टेम्परेचर कहलाता है। जैसे थ्योरी है आप लिख लें थोड़ी सी, इसके आगे की कुछ थ्योरी दोस्तों ये है, मतलब किसी सॉलिड के लिए न्यू का वह मान जो कि समीकरण 5 को ठीक से संतुष्ट करता है न्यू ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे सॉलिड के लिए आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवर्ती वी ई के संगत थीटा का मान को थीटा ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे आइंस्टीन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। थीटा की बीमा ताप की बीमा होती है। मतलब इतना लिखने के बाद आगे की कैलकुलेशन क्या करते हैं, इसमें जो है दोस्तों थीटा की जगह थीटा ई पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई और अपॉन टी का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन में ई की पावर थीटा सापेक्ष ई अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6। इसमें कंडीशन लगा लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो कंडीशन लगाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं कम टेम्परेचर के लिए। तो ये नोट कर लें आप। देखिए कंडीशन 1 में क्या होगा, उच्च टेम्परेचर के लिए, ठीक है, उच्च ताप, मतलब उच्च ताप के लिए क्या होगा, जो टेम्परेचर है ना वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, थीटा से। जब थीटा से वैल्यू ज़्यादा होगी तो थीटा अपॉन टी किसके लेस देन हो जाएगा, मतलब लेस देन 1 हो जाएगा इसके 1, क्योंकि टी जो है ना थीटा के नीचे पहुंच चुका है तो ग्रेटर यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पे ई की पावर थीटा अपॉन टी का जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी बनेगा, ठीक है। यानी कि ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट एन तक, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि थीटा की पावर ई की पावर थीटा के सापेक्ष में ई अपॉन टी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई तो एज इट इज रहेगा अपॉन टी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है ना ई की पावर थीटा ई उसमें भी 1 प्लस पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी अपॉन में 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये चीज़ में पुट करा, ठीक है। तो ये -1 से कैंसिल
उसके बाद क्या बचेगा, सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई अपॉन में टी का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 1 प्लस थीटा ई अपॉन में टी अपॉन में ये बचा आपका थीटा ई अपॉन में टी का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब आपका ये जो है समीकरण बनती है 7। दोस्तों पहली कंडीशन के लिए तो फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा। अगर कंडीशन लगाए हम निम्न ताप के लिए, तो क्या होगा, टी की वैल्यू जो होगी ना वो कम होगी थीटा से। जब टी की वैल्यू कम होगी तो थीटा अपॉन टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो है ना, मतलब ई की पावर थीटा ई अपॉन टी ग्रेटर देन मतलब 1 होगा। तो इसमें आपका फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो सी बी इज इक्वल टू 3r और थीटा ई अपॉन में टी ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन में टी। हाँ, ये फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्तों। ये समीकरण बनेगी आपकी 8। ठीक, तो यहाँ तक नोट करें आप। उसके बाद दोस्तों आती है इसकी लिमिटेशन, मतलब सीमाएं। ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन थ्योरी, यानी कि आइंस्टीन थ्योरी की कितनी सीमाएं होती हैं, तो ये आप नोट करें। इसके बाद सीमाएं कराते हैं आपको। दोस्तों उसके बाद क्या है, देखिए ये जो सीमाएं हैं, देखिए लिमिटेशन ऑफ आइंस्टीन थ्योरी, तो इसमें सबसे पहली लाइन लिखी है आपकी, अत्यंत निम्न तापों पर आइंस्टीन के सिद्धांत तथा प्रायोगिक परिणामों उसके बाद की जो कहानी है वो दोस्तों ये है। देखिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लिमिटेशन इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक मिनट, फोकस नहीं कर रहा है, इस पर फोकस नहीं कर रहा। थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों। देखिए फोकस नहीं कर पा रहा है इस पे। हाँ, तो आपको वैसे दिख रहा होगा सब कुछ। इसमें लिखा है, में परिणात्मक अनुरूपता नहीं पाई जाती। परम शून्य ताप के निकट आइंस्टीन के अनुसार सी बी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस थीटा ई मतलब और अपॉन टी। हाँ, तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा है कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। जो थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख रहे हैं आप, ये इतनी सी थ्योरी है इसकी। ठीक से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। लिमिटेशन मतलब कुछ कमियां, बस थोड़ी सी 2-4 लाइनें आप ये लिख लें, देख लें, सबको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।